दामिनी की घटना के बाद लगा जैसे समाज में बदलाव आएगा, लेकिन दिल्ली में 5 साल की एक बच्ची के साथ हुई वारदात ने साफ कर दिया है कि कहीं कुछ नहीं बदला है। 4 महीने पहले जहां हम थे आज भी वहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि कब तक यूं ही मासूम पर जुल्म होते देखते रहेंगे हम? आखिर कब जागेगा ये देश? आज हम इसी पर बात करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ हैं दिल्ली एम्स अस्पताल से संवाददाता अभिषेक पांडे, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं वॉर्म टच फाउंडेशन के अध्यक्ष भागीरथी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिल्ली रेप के आरोपी मनोज की गिरफ्तारी की खबर। दिल्ली में मासूम बच्ची से रेप और हैवानियत करने वाले आरोपी मनोज को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मनोज कुमार को मुजफ्फरपुर के चिकनौता थाने के कर्जा इलाके से दिल्ली पुलिस की 2 टीम ने मिलकर देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि मनोज के साथ एक और व्यक्ति भी इस पूरी वारदात में शामिल हो सकता है। खबर यह है कि दिल्ली पुलिस मनोज को पटना से लेकर आज सुबह कभी भी दिल्ली पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि पटना से सुबह 8 बजे वाली फ्लाइट से पुलिस मनोज को लेकर दिल्ली आएगी। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीतीश, जानना चाहेंगे फिलहाल इस खबर पर क्या अपडेट? देखिए श्वेता, अभी मुजफ्फरपुर कोर्ट में जो आरोपी मनोज है उसकी पेशी हो रही है। पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार किया है वहां कर्जा थाना के चिकनौता गांव से। बताया जा रहा है कि ये मनोज का ससुराल था जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद अभी मुजफ्फरपुर कोर्ट में उसकी पेशी हो रही है और पुलिस ट्रांजिट रिमांड के लिए इसमें अपील करेगी और उसके बाद पुलिस दिल्ली के लिए निकलेगी वहां से। तो अभी सुबह 8 बजे की जो खबरें थी वो अब संभव नहीं है क्योंकि अभी कोर्ट में पेशी हो ही रही है। तो जाहिर है कि शाम तक का वक्त या दोपहर की फ्लाइट संभवतः दिल्ली पुलिस की टीम मनोज को लेकर दिल्ली पहुंचेगी। जी, अब ये जानना चाहेंगे नीतीश की गिरफ्तारी के बाद क्या मनोज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है? देखिए, पुलिस अभी इस मसले पर कुछ भी नहीं बोल रही है। हालांकि मुजफ्फरपुर के एसपी और बिहार के डीसीपी अभयानंद दोनों से मैंने बात की थी। दोनों ने इस खबर की पुष्टि कर दी है और उन्होंने कहा है कि मनोज की गिरफ्तारी देर रात हो गई है। पुलिस पूछताछ अभी कर रही है। पहले पुलिस की कोशिश है जो कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत अभी कोर्ट में पेशी की गई है, फिर ट्रांजिट रिमांड के लिए मांग करने के बाद उसे दिल्ली ले जाया जाएगा। और फिलहाल अभी पुलिस उससे पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी ले रही है कि क्या उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति और इसमें शामिल था या नहीं था। और जी, शुक्रिया नीतीश आपका इस जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें 8 बजे दिल्ली पुलिस उसे पटना से दिल्ली लाने वाली थी, लेकिन फिलहाल अभी चूंकि पेशी चल रही है इसलिए 8 बजे मुमकिन नहीं हो पाएगा। बताया जा रहा है कि दोपहर तक मनोज को लाया जा सकता है दिल्ली। और इधर दिल्ली के एम्स में ये मासूम बच्ची अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पूरे देश में इस मासूम के लिए दुआ की जा रही है। दिल्ली में एम्स अस्पताल के बाहर रात भर लोग जागकर इस बच्ची के लिए दुआ करते रहे। लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के लिए फांसी की मांग की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एम्स अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर बैनर और पोस्टर के जरिए एक बार फिर से लोगों ने संदेश दिया है समाज को और एक बार सरकार को फिर से जगाने की कोशिश है और जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। ये लोग फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने एम्स के बाहर का जायजा लिया जहां सारी रात लोग छोटी बच्ची के साथ हुए इस अत्याचार के विरोध में डटे रहे और बच्ची की सलामती की दुआ करते रहे। दिल्ली में एक बार फिर से हुई दरिंदगी। इस बार 5 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से बलात्कार किया गया है उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है, इंसानियत को झकझोर करके रख दिया है। शायद यही वजह है कि 16 दिसंबर की ही तरह लोगों का गुस्सा सड़क पर देखा जा सकता है। इस वक्त मैं एम्स के ठीक बाहर हूँ। एक और जहां लड़की का इलाज चल रहा है बच्ची का, वहीं दूसरी ओर रात भर यहाँ पर लोग मौजूद रहे और दुआओं का दौर जारी रहा। वही तस्वीर सामने नजर आ रही जो 16 दिसंबर के बाद इस पूरे देश के सामने आई थी। एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि बलात्कारियों को फांसी से लटकाया गया जाए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि जो आरोपी है मनोज, उसको बिहार के मुजफ्फरपुर के चिकनौता इलाके से गिरफ्तार भी किया गया। एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस ने जरूर हासिल की है। कैमरा पर्सन दिनेश शर्मा के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। और एम्स से हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही दिल्ली से पुलिस दिल्ली हेडक्वार्टर से सैयद आफ्ताब हमारे साथ हैं। मुंबई से वॉर्म टच फाउंडेशन के अध्यक्ष भागीरथी हमारे साथ हैं और साथ ही टीना शर्मा भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं स्टूडियो में।
सबसे पहले हम बात करेंगे अभिषेक से, जो कि एम्स के बाहर है। अभिषेक, मेडिकल बुलेटिन की आप बात कर रहे थे। अब पिछले बुलेटिन में हमने आपसे बात की थी, बताया जा रहा है 11 बजे के आसपास डॉक्टर मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे, उसमें शायद डिटेल से तफसील से हमें जानकारी मिल पाएगी गुड़िया के बारे में। जी बिल्कुल श्वेता, 11 बजे के आसपास डॉक्टर की टीम आएगी और पूरी तरह से ब्रीफ करेगी कि रात भर किस स्थिति में थी बिटिया और किस तरह से वो जूझती रही पूरी रात। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो होश में थी या बेहोश थी, रात में उसने कुछ पानी पिया या नहीं पिया, लेकिन लगातार बच्ची के माता पिता, बिटिया के माता पिता उसके साथ हैं। साथ ही माता पिता को बाहर आने पर भी रोक लगा दी गई, मीडिया से बातचीत करने पर भी रोक है। किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं निकल के आ रही है कि आखिर ताजा हालत क्या है बिटिया की। लेकिन रात भर यहाँ पर दुआओं का दौर जरूर जारी रहा और मैं आपको कुछ लोगों से भी मिलवाना चाहूंगा। आप बताइए, आप यहाँ पर रात भर थे, क्या दुआ मांगते हैं आप बिटिया से? बस यही चाहते हैं कि वो बच जाए और क्या कहते हैं, ये जो भी दर्दनाक घटना हुई है दामिनी के साथ या इसके साथ फिर दोबारा कभी ना हो। और ये जो मीडिया है ये बहुत सपोर्ट कर रही है इन चीजों को, खासतौर से जो सरकार है उसका निकम्मापन दिखा रही है। और ये जो हमारी आवाम है, जो हमारी दुनिया है, इससे मैं एक ही अपील करना चाहूंगा, प्लीज जैसे इंडिया गेट पे आए थे दोबारा आओ और तब तक नहीं जाना जब तक ऐसे बलात्कारियों को फांसी न मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट न आए। तो बिल्कुल लगातार ये कोशिश की जा रही, इनको दुआ कर रहे हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आहत हैं इस घटना से, गृह मंत्री कहते हैं कि हमारी 3 बेटियां हैं। वो आहत हैं इस घटना से ये सोच के कि इतने सारे लोग जाग कैसे गए, इतने सारे लोग खड़े कैसे हो गए। वो इस चीज से परेशान नहीं है कि रेप हो रहे हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं, बच्चों के साथ हो रहा है। उन्हें लग रहा है ये सोई हुई जनता कैसे जाग गई है। और रही बात जो आप गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं एसी में, उनकी बेटियां घूम रही है एसी में। उनको बोलिए हमारे साथ यहाँ पे आके खड़े होइए, तब उन्हें पता चलेगा जो वो कानून, जो वो लॉज जो पास कर रहे हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। वो तो वहाँ पे संसद में बैठ के वो कानून पारित कर रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है जो एक्चुअल हम लाइव जीते हैं। जो आदमी सड़क पे चलता है, वो जो लाइव जी रहा है, उसके पीछे क्या दर्द है वो तो आम आदमी का जो दर्द है वो समझ नहीं पा रहे हैं। जो आक्रोश है लोगों में वो देखने को मिल रहा है। और अब हमारे साथ बनी हुई है भागीरथी मुंबई से। भागीरथी, आप सुन रही होंगी लोगों की बातों को, बहुत ही आक्रोश है, बहुत ही गुस्सा है उनमें और साफ तौर पर कहते हैं कि एसी केबिन में बैठकर जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन्हें नहीं पता कि हमारी जिंदगी क्या है, आम जनता की जिंदगी कैसी होती है। जी बिल्कुल सही बात है कि जिसका हाथ जलता है उसी को दर्द का एहसास होता है, जिसके घर में ये हादसे होते हैं उसी को एहसास होता है। जो कानून बनाने वाले हैं वो उन्होंने सही कहा, जो एसी रूम में बैठ के करते हैं, लेकिन जिनके ऊपर जो तड़पते हैं, जो इस हादसे से गुजरते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझे। हर बार हम रोड पे निकलते हैं, हर बार किसी को बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है, बहुत बड़ा हादसा होता है, तो आम जनता जब जागते हैं तो हमारे देश के बड़े लोग भी जागते हैं, मंत्री जागते हैं, तो कुछ 2 बाइट्स बोल देते हैं। लेकिन वो लोग क्यों इसके ऊपर डटे नहीं रहते? इतने बड़े हादसे होने से पहले क्यों उन लोग इस सिस्टम को बरकरार नहीं रखते हैं? ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। बिल्कुल। जीना, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आखिर फिर से और बार बार जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिम्मेदार कौन? देखिए, सिस्टम पूरा जिम्मेदार है और इसके लिए एक्चुअली हम बार बार जाग रहे हैं और कल भी हम यही सब डिस्कस कर रहे थे कि देखिए इतना सब कुछ हुआ है, क्या दोबारा कुछ होगा? धीरे धीरे इसको सेटल डाउन किया जाएगा और मुझे लगता है सैटरडे है, कल संडे है, लोग आज सड़कों पे निकलेंगे, फिर से धाराएं लगा दी जाएंगी। जैसे 144 हम देखते हैं कि नॉर्मल टाइम में भी दामिनी केस के बाद देखिए नॉर्मल टाइम में भी शाम को 7 बजे इंडिया गेट पे 144 धारा लग जाती है और सुबह 4 बजे तक लगी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम नहीं जाग रहा है, सिस्टम कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है मामलों में। और जो सब चीजें चल रही हैं, मीडिया ने, ऑफकोर्स मीडिया इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट इसमें आप कानून का पालन कैसे करेंगे, इसको आप एग्जीक्यूशन में कैसे लेकर आएंगे, आप लोगों को तसल्ली कैसे देंगे और इस देश को कैसे बताएंगे कि आप उनके साथ खड़े हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें कहना चाहूंगी, जो इंडिया गेट से ही मैं कहती हूँ, ओबामा को देखिए कि जब भी ऐसा कुछ हादसा उनकी कंट्री में होता है वो बाहर आते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है, विच आई वुड लाइक टू से एज अ सोशल वर्कर, कि हमारे पॉलिटिशियंस इतने अनअप्रोचेबल क्यों हैं? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, वो देश को और कुछ नहीं कर
सकते तो कम से कम एक सांत्वना दे सकते हैं, एक ढांढस बजा सकते हैं। और हमें देखिए, देश की जनता को आप 2 शब्द अगर ये बोल दें कि इसमें कार्रवाई चल रही है और हम कर रहे हैं, और उसमें आपके एक्शन भी दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्शन की डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ बोल की बातों की डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों को मीडिया में आना चाहिए और सही जानकारी इन बातों की देनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। बिल्कुल टीना, और सिर्फ अब आश्वासन से भी काम नहीं चलेगा। लगातार जिस तरह से घटनाएं हर दिन हर रोज हम आप सुनते और देखते आए हैं, इसमें न सिर्फ पॉलिटिशियन को आश्वासन देने से काम चलेगा, बल्कि जनता के सामने भी आना होगा और काम करके दिखाना होगा, इसे रोक कर दिखाना होगा। इसकी जरूरत है। यहाँ पर आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आखिर कब तक अत्याचार सहती रहेंगी मासूम जिंदगियां? सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर यही। स्टूडियो में हमारे साथ समाजसेवी टीना शर्मा है, मुंबई से वार्म टच फाउंडेशन के अध्यक्ष भागीरथी, एम्स से हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे संवाददाता सैयद आफ्ताब हमारे साथ है। चलते हैं आफ्ताब के पास। आफ्ताब, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर आपके पास? और श्रोता देखिए, मैं बता दूं आपको कि किसी भी वक्त दिल्ली पुलिस जो है आज दोपहर तक उम्मीद की जा रही है कि मनोज को लेकर आ सकती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर है दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर, जहाँ लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने अपने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया, जिसमें से एक एसीपी जिसने थप्पड़ मारा था उसको सस्पेंड किया है, साथ में SHO और IO को सस्पेंड कर दिया। कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो बैकफुट पर है। बड़ा सवाल यहाँ पुलिस के रवैये को लेकर है। जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। और फिलहाल इस पर किस तरह के पुलिस का रुख सामने आता है, पुलिस किस तरीके से इस पर अपनी सफाई देती है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ सकता है। जिस तरह की बात कही जा रही है कि जैसे ही मनोज जो है वो यहाँ दिल्ली लाया जाएगा, उसके बाद पुलिस जो सूत्र बताते हैं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सारी बातें रखी जाएंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि पुलिस जो है वो बैकफुट पर है और किस तरह की सफाई हो सकती है पुलिस बैकफुट पर है। टीना, यहाँ जैसे कि आपने सुना, हालांकि ये खबर कल ही आ गई थी कि सस्पेंड कर दिया गया है एक SHO को और एक जो जांच अधिकारी है। क्या इतना काफी है? क्योंकि दामिनी मामले में भी सस्पेंशन हुआ था, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन फिर से वो काम पर वापस लौट आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। आप डिफेंस की अगर बात करें, देखिए इंडियन डिफेंस की अगर बात करें तो वहां पर एक बहुत बढ़िया सिस्टम है और अभी रिसेंट कुछ केसेस में हुआ है, मैं उसको कोट करना चाहूंगी बिकॉज आई कम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड। उसमें देखिए, अगर अश्लील मैसेजेस, अगर एक डिफेंस ऑफिसर, अभी एक नेवी ऑफिसर ने 4 दिन पहले अश्लील मैसेजेस अपने कुछ कोलीग्स और कुछ बाहर की लेडीज के साथ शेयर किए और उसको सस्पेंशन नहीं, उसको नौकरी से आउट कर दिया गया। वहां एक इंक्वायरी होती है जो बहुत कम टाइम लेती है और अगर आदमी को उसमें सही पाया जाता है और उस इंक्वायरी के दौरान भी उसको बेस पे शिफ्ट कर दिया जाता है। मैं इसको इसलिए कोट करना चाहती हूँ कि देखिए, डिफेंस सर्विसेज में या जो पुलिस में जो लोग हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। उनकी नौकरी जो है वो सिर्फ एक गार्ड की नौकरी नहीं है। वी शुड अंडरलाइन कि एक गार्ड की नौकरी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की नौकरी है, एक पैशन की नौकरी है, एक यूनिफॉर्म की नौकरी है और अपनी जिम्मेदारी समझने की उन्हें जरूरत है। जो यूनिफॉर्म, जो वर्दी वो पहनते हैं, जो शपथ वो लेते हैं जब वो पुलिस अधिकारी या फिर इस प्रोफेशन में आते हैं, उसे उन्हें समझने की जरूरत है। अभिषेक से और भागीरथी से भी हम आगे बात करेंगे, हमारे साथ वो बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। और इस वक्त आपको हम अपडेट दे दें इस पूरी खबर पर। मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार आरोपी मनोज को मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में पेश किया गया। हम आपको बता दें, पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड की मांग की है और दिल्ली लाने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है हम आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार आरोपी मनोज को मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में पेश किया गया। यही वजह भी बताई जा रही है कि 8 बजे, पहले जैसे खबर थी कि 8 बजे
पटना से दिल्ली लाया जाएगा मनोज को, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि अभी पेश किया गया है सीजेएम कोर्ट में मनोज को, और दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग कर रही है, ट्रांजिट रिमांड चाह रही है ताकि मनोज को यहां लाया जा सके और उससे ज्यादा जानकारी ली जा सके, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में एक और शख्स हो सकता है जो कि शामिल है इस वारदात को अंजाम देने में। कल देर रात दिल्ली पुलिस ने मुजफ्फरपुर से मनोज को गिरफ्तार किया था। जिस जगह से गिरफ्तार किया था बताया जा रहा है कि वो मनोज का ससुराल है, जहां इस घटना को अंजाम देने के बाद मनोज फरार होकर वहां पहुंचा था। और अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, वहां पर हम, जैसा कि आपने हमें सुनाया था लोगों की बात, काफी आक्रोश है लोगों में और अभी भी लगातार लोग बने हुए हैं। कल रात से ही वहां पर लोग हैं। बिल्कुल श्रोता, लोगों में काफी आक्रोश है, लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि 4 डॉक्टर की जो टीम इलाज कर रही थी उनमें से एक डॉक्टर से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि रात भर जो है जो बिटिया की हालत थी वो भी अभी भी स्थिर है पूरी तरह से, लेकिन जो डाइट दी जा रही है वो लिक्विड डाइट दी जा रही है पूरी तरह से, साथ ही साथ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाएं दी जा रही हैं जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो कम हो सके, और एंटीबायोटिक्स की दवाएं लगातार दी जा रही हैं जिससे कि जख्म जो है शरीर में वो सूखे और उसके बाद आगे का प्लान तैयार किया जा सके कि किस तरह से इलाज किया जाएगा बिटिया का। बिल्कुल, और जैसा कि बताया जा रहा था अभिषेक कि पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल गया है। डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? फिलहाल स्थिति स्थिर तो कल से बताई जा रही है, लेकिन क्या इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ है गुड़िया में? हाँ, कल शाम 5 बजे के बाद इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, स्थिति स्टेबल है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बच्ची खतरे से बाहर है, बिटिया खतरे से बाहर है। स्थिति जरूर स्टेबल है लेकिन खतरे से बाहर अभी भी नहीं है। बाकी की जानकारी 11 बजे के बाद ही जब डॉक्टर की पूरी टीम आएगी, ब्रीफ करेगी और ये बताएगी कि रात से और अब तक की क्या हालत रही है बिटिया की। जी, और लगातार 4 जो टीम बनाई गई है एम्स की, वो लगातार निगरानी कर रही है बच्चे की। हाँ श्वेता, लगातार निगरानी कर रही है और एक एक पहलू पर एक एक निगरानी की जा रही है कि आखिर बच्ची के जो जख्म है वो कैसे जल्दी से जल्दी सुखाया जाए, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर वो आई थी उस वक्त जख्म काफी ताजा थे और डॉक्टरों ने उनका इलाज उस वक्त नहीं किया, रोका कुछ देर के लिए, जिससे कि जो जख्म है वो थोड़े सूखे, उसके बाद ही वो इलाज कर सकते हैं। बहुत ही बुरी स्थिति में आई गई थी क्योंकि पेट से शीशी बोतल निकली है, साथ ही साथ मोमबत्ती एक निकली है जिसके 3 टुकड़े पाए गए। तो आप सोच सकते हैं कि हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी इस मामले। जी बिल्कुल अभिषेक, और इस पूरे खबर पर आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। 8 बजे हम इसी खबर पर वापस लौटेंगे। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक आपका, टीना आपका और भागीरथी आपका, आप सबका बहुत शुक्रिया। और वक्त है एक ब्रेक। पहले बता दें, हमारे साथ दिल्ली में एम्स अस्पताल से संवाददाता अभिषेक पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से संवाददाता सैयद आफ्ताब हमारे साथ हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा और शबनम खान भी हैं। इनके साथ ही मुंबई से हमारे साथ मौजूद है वार्म टच फाउंडेशन की अध्यक्ष भागीरथी। इन सभी से हम अपनी चर्चा बढ़ाते हैं। सबसे पहले टीना, आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसी वारदात को दिल्ली में अंजाम दिया गया है जिससे एक बार फिर दिल्ली सिहर उठी है और बड़ा सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। इस टाइप से पिछले कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है और दामिनी केस के बाद जितने रेप केसेस नोटिस में आ रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि रेप केसेस नोटिस में आ रहे हैं। पुलिस थोड़ी सी अलर्ट हुई थी, बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ केसेस ऐसे रह जाते हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आते हैं, रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो उनके बारे में हमें ज्यादा चिंता होती है। प्लस जो बहुत ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर उसमें करने वाला बहुत कुछ बचता नहीं है, उस स्टेज पे आने के बाद जब पुलिस में नोटिस होता है और मीडिया के थ्रू नोटिस होता है, तो ये बड़ी बहुत ही मतलब खराब सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, हर बार मीडिया को क्यों जगाना पड़ता है और मीडिया को जगाने के बाद ही पुलिस ऑफिसर्स क्यों सस्पेंड होते हैं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हाट वी वांटेड टू आस्क टू पीपल। फर्स्ट थिंग। सेकंड इज समहाउ आई फील कि देखिए सिस्टम उसके बावजूद भी नहीं बदला है। आई वॉश चल रहा है, लीपापोती चल रही है, थोड़ी देर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, फिर मेडिकल बुलेटिन आ जाएगा, जैसा हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं और हमेशा ही ऐसा हो रहा है। और जो लीपापोती, पॉलिटिकल लीपापोती की जाती है, वो बहुत ही शर्मिंदगी वाली है, शर्मिंदगी से भरी हुई है। और पॉलिटिकल रोटियां सेकना इस पे जिस तरीके से होता है
किसी एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसको उसके लिए जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जो समाज की सेंसिटिविटी अब हम इंडिया गेट पे देख रहे हैं। और इनफैक्ट दामिनी केस के बाद अब देखिए कि इंडिया गेट पे 144 धारा होने के बावजूद भी लोग दिन रात बैठे हैं। तो आप जनता को कब समझेंगे, आप कब समझेंगे कि एक 5 साल की बच्ची का रेप होना आपके रोंगटे खड़ा कर देता है और आपको सोने नहीं देता है, आपकी रातों की नींद गायब हो जाती है कि कल को ये मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। बट येस, आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू अंडरलाइन कि ये जो बहुत हाई क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, उनके साथ नहीं होता है क्योंकि उनके बच्चे सिक्योरिटी में रहते हैं। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। बड़ा सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। आखिर किस तरह से दिल्ली की इस वारदात ने एक बार फिर से दिल्ली को हिलाकर रख दिया है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दरिंदगी से फिर दहला दिल्ली। मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार दिल्ली रेप केस के आरोपी मनोज कुमार को आज ही दिल्ली लाया जाएगा। अब से कुछ ही मिनट पहले मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मनोज की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। मनोज को 23 अप्रैल तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। संवाददाता नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। नीतीश, इस बीच आपसे ये जानना चाहेंगे, कानूनी प्रक्रिया की जिस तरह से आप बात कर रहे थे, कोर्ट में पेशी के दौरान अभी तक क्या क्या हुआ? देखिए, ठीक सुबह 7 बजे मनोज की पेशी हुई वहां एसडीजेएम कोर्ट में, और दिल्ली पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड के लिए अपील की थी। और इस दौरान कोर्ट ने पूरी जो प्रक्रिया है उसको निपटाने के बाद इसकी इजाजत दे दी है। 23 अप्रैल तक के लिए ट्रांजिट रिमांड पर इजाजत दे दी है। और इसके बाद अब मनोज को लेकर दिल्ली पुलिस सीधे पटना के लिए निकल चुकी है और 2 से 2.5 घंटे में लगभग पटना पहुंच जाएगी दिल्ली पुलिस की टीम मनोज को लेकर, और उसके बाद फिर यहां से दिल्ली के लिए रवाना होगी। तो संभवतः शाम तक आज दिल्ली पुलिस मनोज को लेकर दिल्ली पहुंचेगी। हालांकि स्थानीय पुलिस की इसमें मदद ली गई। स्थानीय पुलिस के पास इस शख्स के बारे में क्या क्या जानकारी थी? देखिए, दिल्ली पुलिस की 2 टीम यहां पर आई थी और सबसे पहले जो स्थानीय पुलिस है उससे संपर्क किया गया था और एसटीएफ से भी मदद मांगी गई थी। इसमें एसटीएफ और जो जिला पुलिस है उसकी मदद से ये सारी कार्रवाई हुई। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से औराई पहुंची, जहां उसका घर है। बिंदेश्वरी शाह जो है वो पिता है मनोज शाह के, और उसी जानकारी के आधार पर और कुछ दूसरी जानकारियों के आधार पर टीम सबसे पहले औराई पहुंची। बनथू एक गांव है वहां पर औराई में, वहां पर पुलिस उसके घर पर धावा दिया, लेकिन पुलिस को ये पता चला कि जहां पर वो आया था लेकिन यहां से वो फरार हो चुका है, निकल चुका है। उसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि मुजफ्फरपुर में ही करजा एक थाना है, वहां पर चिटनौटा गांव में उसका ससुराल है, और उसके आधार पर पुलिस ने तब वहां छापेमारी की और वहां से उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीतीश, आप हमारे साथ बने रहे। समाज सेवी इस वक्त शबनम खान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शबनम जी, आपका पहला रिएक्शन इस पूरी घटना पर, और क्या वाकई इन केसेस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं मानकर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? देखिए, कोई भी रेप केस हो उसको बिल्कुल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में काउंट करना चाहिए। और यहाँ तो एक बहुत छोटी बच्ची का मामला है। अगर हम इन चीजों पर भी आज काम शुरू नहीं करेंगे तो फिर हम कब काम शुरू करेंगे? 16 दिसंबर के बाद, हालांकि लड़कियों के साथ ये यौन शोषण ये सब बहुत साल पहले से चल रहा है, लेकिन 16 दिसंबर के बाद हम लोगों ने सोचा कि शायद अब हमारी सरकार जागने का काम करेगी। शायद अब वो प्रशासनिक अधिकारी जो कहीं ना कहीं इस तरीके का नकारात्मक रवैया अपनाकर रखते थे, वो कहीं काम करने का शुरुआत करेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ आज फिर एक बार हम और आप इसी चर्चा पर बैठे हैं, और यहाँ 5 साल की बच्ची का मामला है। आप किस तरीके से जागे नहीं, आपने सिर्फ एक नया कानून दिया जाएगा, इससे बात नहीं बनेगी। आप कानून कितने भी ले आइए, जब तक उनका कड़ाई से पालन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के केसेस में कोई कमी आएगी। और अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम जो पुलिस को करना चाहिए था, जो सतर्कता 16 दिसंबर के बाद से बरतनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं पुलिस फिर वहीं शून्य नजर आई। और जो उसके बाद भी 16 दिसंबर के बाद भी मैंने देखा कि फिर वही पुलिस का रवैया था। अगर चाहे छोटी बच्ची का मामला हो या आप कोई आम भी केस लेकर गए हो, पुलिस ने हमेशा से वही रवैया अपनाकर रखा
क्योंकि उनके ऊपर गाज गिरनी शुरू नहीं हुई, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद से भी सारे प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ लिपापोती में लगे रहे। लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हर बार इस तरह के मामलों में पुलिस कटघरे में शामिल होती है। आखिर क्यों पुलिस लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई कड़े नियम या कोई बड़े बदलाव नहीं करती है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो 5 साल की दामिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। एम्स के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल रात से ही एम्स के बाहर प्रदर्शनकारी जुटने शुरू हो गए हैं और ये सुबह की अभी की ताजा तस्वीरें हैं जब आप देख सकते हैं बैनर्स और पोस्टर्स लिए लोग यहां पर इकट्ठा है। कल रात से ही दुआएं कर रहे हैं 5 साल की दामिनी के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि अभी स्थिति स्टेबल है लेकिन खतरे से बाहर नहीं है बच्ची। इसलिए लगातार दुआओं का दौर तो जारी ही है, लेकिन लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है और एक बार फिर से जिस तरह से दिसंबर में दामिनी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद जनता सड़क पर आ गई थी, लोग सड़क पर आ गए थे, उसी तरह से तस्वीरें अब देखने को मिल रही है एम्स के बाहर। हमारे संवाददाता सैयद आफ्ताब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अब आफ्ताब, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जो खबरें आ रही है, पटना थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, मनोज को लेकर दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी और बताया जा रहा है दोपहर तक अभी मनोज को लेकर के दिल्ली पहुंच सकती है पुलिस। जी श्वेता, मैं बता दूं आपको कि दोपहर में किसी वक्त भी जो है दिल्ली पुलिस मनोज को लेकर यहाँ आएगी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस अपने रवैये पर क्या जवाब देगी। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने आईओ को सस्पेंड किया, एसएचओ को सस्पेंड किया और थप्पड़ मारने वाले एसीपी को सस्पेंड किया है, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जो है वो बैकफुट पर है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं आईओ जो है बच्ची के गायब होने के बाद जो है वो उस स्थल तक जाने की उसने कोशिश की, उस जगह तक जाने की कोशिश की। जो पुलिस का रवैया था वो सवाल के कटघरे में, और निश्चित तौर पर इस तरह के मामले में पुलिस जो है छानबीन करती है, पूछताछ करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें डिटेल में देने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है और लोग बार बार पूछेंगे कि आखिर पुलिस ने वहां तक जाने की जहमत। बिल्कुल आफ्ताब, पुलिस के रवैये पर बहुत बड़ा सवाल है। टीना, लगातार जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है और इस बार फिर हमने जैसा कि देखा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तक लगा दी है पुलिस को, उसके बावजूद रवैये में कोई बदलाव नहीं। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पुलिस रिफॉर्म्स पे जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है। आपको ऊपर से टॉप टू बॉटम इसको शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज खाली पुलिस को कोसना इज नॉट सेंसिबल। समा आई फील कि पुलिस के पास देखिए फैसिलिटेशन 561 लोगों पे एक पुलिस वाला है, एक जो वीआईपी है उसके ऊपर आप देखिए कि 3 पुलिस वाले हैं। तो आपको टॉप टू बॉटम शुरू करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ये देखना पड़ेगा कि पुलिस की लिमिटेशंस क्या है। पुलिस इनसेंसिटिव है, नो डाउट, उसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। उस इनसेंसिटिव के कारण क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा, और वो सिर्फ एक नौकरी की तरह इसको कर रहे हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। और बहुत बड़ा लैप्स जो है वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रही है। शबनम, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में हम आपसे जानेंगे और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो लोगों में आक्रोश है और मन में कई सवाल है और इन सवालों का जवाब सरकार को देना ही होगा। हम बता दें दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे साथ संवाददाता सैयद आफ्ताब हैं, पटना से संवाददाता नीतीश चंद्र हैं, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा और शबनम खान हैं। इनके साथ ही मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं वार्म टच फाउंडेशन के अध्यक्ष भागीरथी। शबनम, ब्रेक से पहले जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जिस तरह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, क्या पूरे सिस्टम में ही गलती है, सिस्टम में ही फॉल्ट है, या फिर जिम्मेदार कौन?
श्वेता, यहाँ धीरे धीरे घुन लगता जा रहा था हमारे कानून व्यवस्था को, हमारी सरकारी व्यवस्था को। ये अभी का मामला नहीं है कि एकदम से इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया या इतना सब कुछ जो आज हमको देखने को मिल रहा है कि सारे उदासीन हो गए। ये धीरे धीरे काम हो रहा था और आज जो हम इसका बड़ा रूप देख रहे हैं, ये एक भयंकर रूप लेकर अब आ गया है। लेकिन क्या हमने सिर्फ घुन लगाने का ही काम किया? सरकारों ने उस काम को जो करने की जरूरत थी, जिस चीजों पर काम करने की जरूरत थी, सरकार कहीं ना कहीं वहां काम नहीं कर पाई और उन चीजों को बढ़ावा देती रही, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे वो यहाँ पर सुरक्षा का मामला हो। आज भी आप देखेंगी तो कितने भी बड़े दामनी गैंग रेप के बाद भी हजारों रेप केसेस हो गए, लेकिन सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में लगी है। और हर कोई, श्वेता देखिए, कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। मैंने अभी तक एक को भी ये कहते नहीं देखा लड़कियों की सुरक्षा के लिए मैं खुद बाहर आऊंगा, मैं खुद खड़ा रहूंगा। शबनम, आपने जो बात उठाई है, निश्चित तौर पर हम तो यही चाहेंगे जो नेता है, जो संसद में बैठे हमारे, जिन्हें चुनकर हम भेजते हैं हमारे प्रतिनिधि, वो इस बात को समझे और जाने। अब जरूरत आ चुकी है इस बात की, क्योंकि जनता अब सड़क पर है और उनसे जवाब चाहती है। आपको हम बताते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस मनोज तक पहुंची। दरअसल दिल्ली में वारदात को अंजाम देने के बाद मनोज छुपने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर चला गया। यहाँ चिकनौता में उसका ससुराल है। दिल्ली पुलिस सबसे पहले मनोज की तस्वीर लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची। इसके बाद मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस ने मनोज की लोकेशन का पता लगाया। स्थानीय पुलिस की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने चिकनौता के साथ शुभंकरपुर में भी दबिश दी। गिरफ्तारी के वक्त ससुराल में सो रहा था मनोज। पुलिस को शक है कि मनोज के साथ इस वारदात में कोई दूसरा शख्स भी शामिल है। मनोज के दूसरे साथी की तलाश अब जारी है। और इसी बड़ी खबर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। एक तरफ मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार दिल्ली रेप केस के आरोपी मनोज कुमार को आज ही दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एम्स के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग भारी संख्या में एम्स के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। मासूम बच्ची के लिए दुआएं की जा रही हैं। आपको बता दें, आज सुबह ही मनोज को मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दे दी। मनोज को 23 अप्रैल तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। आपके सामने इस वक्त दो तस्वीरें हैं। एक तरफ मनोज को कोर्ट में पेश किया गया, तो दूसरी तरफ दिल्ली के एम्स के बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा होता जा रहा है। पुलिस की मदद से मासूम के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी मनोज को उसके ससुराल मुजफ्फरपुर से चिकनौता से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने देर रात ये कार्रवाई की। पुलिस को शक है कि इस मामले में मनोज के साथ कोई दूसरा शख्स भी शामिल हो सकता है। उसकी तलाश भी जारी है। एम्स के बाहर मासूम की सेहत को लेकर लोगों की भारी भीड़ है। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे बता रहे हैं एम्स के बाहर इस बच्ची के लिए लोग किस तरह दुआ कर रहे हैं। कानून तो बदल गया, लेकिन क्या दिल्ली बदलेगी? क्या दिल्ली वालों की सोच बदलेगी? क्या समाज में किसी भी तरह का बदलाव आएगा? एक ओर जहां आईसीयू में बिटिया का इलाज चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल के बाहर रात भर यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहे और मांग करते रहे कि जो दोषी हैं उनको फांसी दी जाए। रात भर दुआओं का दौर जारी रहा। आप बताइए, आपने दुआओं में क्या मांगा? मैंने दुआओं में एक ही चीज मांगी है कि वो जो बच्ची है वो सही हो, चंगी हो, सही से चले, दोबारा घूमे फिरे और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो। और उसके लिए एक ही चीज चाहता हूँ कि सरकार जो है इन जैसे अपराधियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा रखे, वो हो फांसी, जिससे कि उसके अंदर, उस इंसान के अंदर, घटिया इंसान के अंदर वो डर आ जाए कि वो करने से पहले भी 10 बारी सोचे और वो जो सोच है जो उसके अंदर वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। 16 दिसंबर की वारदात के बाद कानून में बदलाव आया। सरकार ने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, लेकिन क्या समाज में परिवर्तन आया? समाज में मेरे हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं आया और ना सरकार ने कुछ किया है। अब परिवर्तन लोगों में कैसे आता है? यहाँ पे तो लोग वेट कर रहे हैं, शायद अब ये एक और हो जाए, एक और रेप हो जाए, उसके बाद चेंज होंगे। भाई जहाँ से जागो वही सवेर है, ठीक है?
आज मैं जाग गया हूं, मैं चाहता हूं कि जनता भी जागे। आप देख सकते हैं कि इन सभी की एक ही मांग है कि जो आरोपी है इस पूरे मामले में, जिसने हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। और जो बिटिया है 5 साल की, जो उस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसको इंसाफ मिल सके। कैमरा पर्सन दिनेश शर्मा के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। और एम्स से संवाददाता अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से संवाददाता सैयद आफ्ताब, पटना से सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा, लखनऊ से सामाजिक कार्यकर्ता वीणा और मुंबई से सामाजिक कार्यकर्ता भागीरथी, और दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा और शबनम खान। बिटिया के आरोपी मनोज को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते हैं कैसे दिल्ली पुलिस मनोज तक पहुंची। दरअसल दिल्ली में वारदात को अंजाम देने के बाद मनोज छुपने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर चला गया। यहां चिकनौता में उसका ससुराल है। दिल्ली पुलिस सबसे पहले मनोज की तस्वीर लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची। इसके बाद मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस ने मनोज की लोकेशन का पता लगाया। स्थानीय पुलिस की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने चिकनौता के साथ शुभकरपुर में भी दबिश दी। गिरफ्तारी के वक्त ससुराल में सो रहा था मनोज। पुलिस को शक है कि मनोज के साथ इस वारदात में कोई दूसरा शख्स भी शामिल है। मनोज के दूसरे साथी की पुलिस तलाश कर रही है। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जगदीप संधू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीप, किस तरह का रोष, किस तरह का गुस्सा चंडीगढ़ में लोगों में देखने को मिल रहा है इस घटना के बाद? आज ईश्वर भी कल से ही हमारी बात हो रही है लोगों से, और लोगों का कहना है कि जिस तरह से नवरात्रों के दौरान ये हुआ है, नवरात्रों में कन्या पूजा की जाती है, छोटी बच्चों की पूजा की जाती है, उस दौरान ऐसा जानवरों की तरह व्यवहार किया गया है। और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानते हैं जो दिल्ली में ये हादसा हुआ है, क्या लगता है कि ये जानवर जैसा सलूक किया है बच्ची के साथ, क्या करना चाहिए ऐसे इंसानों के साथ? देखिए, जानवर से भी ज्यादा बदतर किया गया है। ऐसों को तो गोली मार देनी चाहिए चौराहे पर खड़ा करके। पहले जैसे दामिनी रेप केस हुआ था, उससे लग रहा था सारा देश एकजुट हो गया था कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, लेकिन इससे फिर दोबारा ये उजागर हो गया। और लगता था पिछली घटना से दिल्ली पुलिस और शीला दीक्षित, जबकि खुद महिला मुख्यमंत्री है, वो जागे नहीं है अभी तक। अभी इसके लिए और पुश चाहिए और लोगों को एकजुट होकर दोबारा बच्ची के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी और सबको एकजुट होकर देखना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना ना हो। अच्छा, आप बताइए, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, क्या लगता है आपको कि जो ऐसे केसेस होते हैं उसमें सोसाइटी का कितना रोल रहता है? आप किस तरह से ऐसे हादसे जो है उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? सारा ही रोल सोसाइटी का है। वो लोग बैठे बैठे बोलते हैं घर पे कि सिस्टम खराब है, सिस्टम, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। अरे सरकार क्या करेगी जब तक लोगों की मेंटेलिटी ही नहीं बदलेगी लड़कियों के लिए? तो मेरे ख्याल से जब तक सोच नहीं बदलेगी एक आम इंसान की, एक मिडिल क्लास की, या किसी की भी जो ऐसे घटिया काम करते हैं, तो तब तक तो रेप कम होंगे नहीं। और बच्ची के लिए तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो बच्ची सही सलामत रहे। बिल्कुल सोच बदलनी होगी। और स्टूडेंट्स हैं, आप बताइए कि जो बच्ची है वो अपनी लड़ाई लड़ रही है जिंदगी की एम्स में, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? बस इस टाइम तो हम प्रे कर सकते हैं कि उसके लिए जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, खतरे से बाहर हो, और यह बस उसके बाद जल्दी से जल्दी रिकवर करें। इस टाइम तो हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं। जगदीप, आप बने रहे हमारे साथ। पटना से सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा इस वक्त हमारे साथ है। वर्षा जी, आपने सुना यहाँ पर चंडीगढ़ के युवा साफ तौर पर कह रहे थे कि लोगों की मानसिकता में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मेरा मानना है कि लगातार जो घटनाएं देश भर में हो रही है वो भयानक है। वो दरिंदगी और हैवानियत की हर सीमा पार कर रही हैं, लेकिन फिर भी लगातार जिस तरह की घटनाएं घट रही है, देश के सारे लोग इकट्ठे आकर के विरोध दर्शा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता में, पुलिस की मानसिकता में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आ रहा है। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही लज्जास्पद बात है और बार बार मन को कचोट रही है। पता नहीं, देश बदल रहा है लोग कहते हैं, लेकिन हम महिलाओं के लिए नहीं बदल रहा। लखनऊ से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता वीणा है। वीणा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पुलिस हर बार ऐसे मामलों में कटघरे में इसलिए आती है क्योंकि सवाल खड़ा होता है महिलाओं का, युवाओं की सुरक्षा को लेकर? वीणा जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए हम वीणा से बात करें। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से सामाजिक कार्यकर्ता भागीरथी भी हैं। भागीरथी, यहाँ
मामला सिर्फ एक बच्ची के साथ की गई हैवानियत का नहीं है, यहां मामला लोगों की, लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी खड़ा हो चुका है। जी, सबसे पहले तो मैं उस लड़की के लिए दुआ करती हूँ कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। और मैं तमाम न्यूज, हर जगह का न्यूज सुन रही हूँ, उसके साथ में हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पर एक आम इंसान के नाते आज जो देश के लोग दुआ कर रहे हैं उसके लिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हमारे सरकार से, हमारे कानून से, हमारे समाज से मैं ये बोलूंगी कि इस तरह के दरिंद्रों को जल्द से जल्द फांसी या इस तरह के सजा दी जाए, ताकि आगे से कोई मर्द किसी औरत के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर नजर उठाने से भी 1000 बार सोचे। आप जिस तरह से कह रही है, जाहिर सी बात है इस तरह के मामले सिहर उठते हैं, क्योंकि मेरे साथ, मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूंगी, तमाम महिलाएं इस वक्त एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और जिस तरह से ये खबर लगातार चलती जा रही है, हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं देख चुकी हूँ कि 3 ऐसी महिलाएं या और भी जिनकी आंखें नम हो चुकी हैं। और टीना, शुरुआत में मैंने देखा कि आपकी आंखें भी नम हो गई थी जिस तरह से इस बच्ची की पूरी जो वाकया हुआ वो लगातार जिस तरह से दर्शाया जा रहा था। ऑफ कोर्स बहुत बुरा है जब आप सोचते हैं कि ऐसा किसी बच्ची के साथ हुआ है। मैं खुद एक छोटी बच्ची की मदर हूँ, बहुत चिंता होती है हमें, सिर्फ अपनी बच्ची की नहीं। और मैं देश से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जैसे कि भागीरथी ने किया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हम कि देखिए, अपनी बच्चियों और अपने घर और अपनी गाड़ी और अपने मकान, इससे निकलिए बाहर और समाज को जगाइए। सिस्टम, ऑफ कोर्स सिस्टम में चेंजेस जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं, पर जब तक देश के लोग उठेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्योंकि 90% लोग जब हम सड़क पे चलते हैं तो पता चलता है कि उन्हें दिन भर की जो खबरें हैं वो तक नहीं मालूम। बहुत अवेयर लोग, बहुत ज्यादा अवेयर लोग जो देश में हैं, वो कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप मदद कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, सड़कों पे आइए, थोड़ा सा अपना समय दीजिए और इस सिस्टम को चेंज करने के लिए कुछ कीजिए। थाने आप जा रहे हैं, आप कुछ प्रोमिनेंट लोगों को कांटेक्ट कीजिए। हर एरिया में कुछ ना कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं, हर एरिया में कुछ ना कुछ सोसाइटीज होती हैं, फाउंडेशंस होती हैं, कुछ एनजीओज होती हैं, उनके नंबर्स के बोर्ड्स होते हैं। मैं सब जगह जब जाती हूँ तो ये बात बोलती हूँ कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना। आप एक सड़क पे, सपोज आपको लगता है कोई हादसा हुआ है, आप सड़क पे रुकिए, लोगों को रोकिए, और इतना आप अकेले खड़े होकर कर सकते हैं। आपको उसके लिए 10, 15, 5 लोगों की या 50 लोगों की भीड़ की जरूरत नहीं है कि आप एक 50 लोगों की भीड़ लेके प्रदर्शन करने जाएंगे तो ही आपकी बात सुनी जाएगी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली और मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं जंतर मंतर पे देखती हूँ, जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जो काफी लोगों को मालूम है, क्योंकि दामिनी, अन्ना केसेस और काफी सारे केसेस हमारे ऐसे हुए जिसमें लोगों को जंतर मंतर मालूम है। पर आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जंतर मंतर पे मैंने कई बूढ़े लोगों को, चाहे वो यमुना का केस हो, यमुना सफाई का केस हो, चाहे उसके अलावा इंसाफ के लिए कई ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज हमेशा उठाते आए हैं, भूखे प्यासे आमरण अनशन पे अकेले पड़े रहते हैं। उनका परिवार हमें नहीं मालूम होता। जब हम जाके उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, क्योंकि हम परिवार छोड़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त जो हिम्मत है उसको तभी बांधा जाएगा, उनको तभी थोड़ी हिम्मत और मिलेगी। और यहाँ बात सिर्फ इंसाफ की नहीं है, बल्कि इस वक्त दुआएं की जा रही हैं कि बच्ची सही सलामत हो, बच्ची पूरी तरह से रिकवर करे। फिलहाल 4 डॉक्टर्स की एक टीम है जो लगातार बच्ची पर निगरानी बनाए हुए हैं। दिल्ली में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने अमिताभ बच्चन को भी सन्न कर दिया। देखिए, मेडिकल जो हो रहा है उसमें लापरवाही ना बरती जाए। हमारे टीना, हम इस बारे में आगे बात करें उससे पहले हम यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से अमिताभ बच्चन को भी दिल्ली में हुई इस दरिंदगी ने सन्न कर दिया। कल देर रात ब्लॉग पर अमिताभ बच्चन ने इस वारदात पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। शब्दों से अंदाजा लगता है कि अमिताभ इस वारदात से कितने सदमे में हैं। जिस हैवानियत के साथ एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और फिर उसे मारने की कोशिश की गई, उसने मुझे सन्न कर दिया है। लगता है जैसे मैं खामोश हो गया हूँ। ऐसे वहशी लोग जानवर कहलाने के भी काबिल नहीं है। जानवरों के भी तौर तरीके होते हैं, उनके व्यवहार की भी सीमाएं होती हैं। दरिंदगी से एक बार फिर दहला देश। दामिनी मर्डर केस के बाद
कानून में कड़े बदलाव किए गए। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सामाजिक कार्यकर्ता वीणा है, लेकिन वीणा, यहाँ लगता है कि कानून में किए गए बदलाव भी बलात्कार जैसी घटना को रोकने के लिए कारगर नहीं साबित हो रहे। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना, उसका कन्विक्शन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई बदलाव तब तक काम ही नहीं करेंगे जब तक वो लागू नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये जो बलात्कार है ये सिर्फ ये यौन सुख या काम सुख का मामला नहीं है, बल्कि ये एक तरीके की ये पूरी अवधारणा है, ये भेदभाव, गैर बराबरी की ये बुनियाद पर टिकी हुई है, या जिसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो दमन होती है, कुचल देना, बिल्कुल उसको कुचल देना। तो ये इस पर जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमको ये गैर बराबरी जाति के आधार पर हो सकती है, धर्म के आधार पर हो सकती है, और या लैंगिक आधार पर हो सकती है। यहाँ पर तो हमें इस पर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शबनम इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। शबनम, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन धारणाओं में भी बदलाव संभव है, और कैसे? देखिए, समाज के लिए हम सब लोग बात करते हैं कि समाज को जरूर अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, लेकिन आप पूरे समाज से इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं। जो अपराध करते हैं उन पर जब तक पुलिस, कानून व्यवस्था हमारी कड़ा शिकंजा नहीं कसेगी, और जब तक बड़ी बड़ी नजीर पेश नहीं की जाएंगी, ऐसे अपराधियों में खौफ नहीं आएगा। आज आप दामनी गैंगरेप वाले ही अपराधियों की तरफ देखें तो आज कहाँ है वो कानून जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो पूरी सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, देश के कानून में फेरबदलाव कर दिया गया। आज भी उनको सजा नहीं मिली है, और आज भी कहीं ना कहीं वो आराम से वहां तिहाड़ जेल में चैन की नींद सो रहे हैं। अगर अभी तक उनको सजा दे दी जाती, अगर अभी तक उन पर कोई कड़ाई से ऐसी बड़ी सजा का प्रावधान ला दिया जाता, तो मुझे लगता है कि इस लड़के की भी हिम्मत नहीं होती, और इसको भी नजीर मिल चुकी होती कि अगर मैंने जरा भी रत्ती भर कोशिश की किसी लड़की की तरफ आंख उठाने की, तो मेरा भी वही हश्र होगा जो दामनी गैंगरेप वालों का। आप खुद ऐसे मामलों में आवाज उठाती हैं, आखिर कहाँ ऐसे लूप होल्स हैं कि कुछ भी सही तरीके से नहीं होता? बहुत सारे लूप होल्स हैं। देखिए, जुवेनाइल की एज हमें कम करनी चाहिए थी, वो ना करके आप एक ऑर्डिनेंस जो कृष्णा वृंदा कराची लेकर आती हैं, और वो उस ऑर्डिनेंस को लेकर आती हैं, 1.5 महीने उसके लिए लड़ती हैं। कैबिनेट की मीटिंग, जीओएम की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती है, उसमें उसको लड़ती हैं। और मैं ये इसको हाईलाइट करना चाहूंगी कि आपको समझना पड़ेगा, लोगों को इनकी असलियत समझनी पड़ेगी कि ये लोग क्या हैं। आप देखिए, उसके बाद वृंदा कराची उस जीओएम की बैठक में बोलती हैं कि मैं इसके लिए लड़ रही हूँ, 1.5 महीने से लड़ती हैं, 1.5 महीने के लिए वो ऑर्डिनेंस लेकर आती हैं, और एक ऐसी बैठक में वो 2 घंटे के लिए अंदर जाती हैं, बाहर निकलती हैं, और वो उसी टर्म्स पे अग्री हो जाती हैं जिसपे गवर्नमेंट अग्री है। तो विमेन, 8% women who are sitting in parliament, they don't even, वो अपनी 8% महिलाओं की लड़ाई नहीं लड़ पाती, वो 50% महिलाओं की क्या लड़ाई लड़ रही है, वो हम रोज देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर महिलाओं को, कम से कम महिला जो हमारी राजनीति कर रही है, उनको राजनीति से ऊपर उठकर उन महिलाओं के लिए सेंसिटिव होना। और यही बातें हम देख रहे हैं कि आम जनता भी उठा रही है, क्योंकि एम्स पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि पुलिस ने अगर समय से कार्रवाई की होती तो 5 साल की इस मासूम को बचाया जा सकता है। पहनावे पे नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि लड़कियों का हक नहीं है कि वो अपने पसंद के कपड़े पहन सके। ऐसा नहीं होता, ये चीज गलत है। गलतियां लड़कों की होती है, लड़कों की कोई गलती सब हर जगह होती है गलती। पुलिस भी एक्शन लेती है, पर काफी टाइम बाद लेती है, तुरंत नहीं लेती है। अगर ये दामनी के केस में तुरंत लेती है तो शायद ये बच जाता केस होने से। फिलहाल इस बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। 4 डॉक्टर्स की एक टीम लगातार बच्ची की सेहत पर निगरानी बनाए हुए हैं। हम आगे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। और दिल्ली में 5 साल की बेटी से बलात्कार के आरोपी मनोज को दिल्ली लाया जा रहा है। आज सुबह सुबह मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मनोज की ट्रांजिट रिमांड दे दी। मनोज को 23 अप्रैल तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज दोपहर तक मनोज को पुलिस दिल्ली लेकर आ सकती है। रेप की पीड़ित बच्ची का एम्स में इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बच्ची के साथ बलात्कार के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। दिल्ली में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरी घटना के बारे में आपको बता रहे हैं। एम्स में पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, एम्स में बच्ची का इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि अब स्थिति स्टेबल है, लेकिन खतरे के बाहर नहीं है।
दूसरे तस्वीर में आप देख सकते हैं मनोज जो कि आरोपी है उसे आज सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। अब दिल्ली पुलिस पटना से उसे लेकर दिल्ली पहुंचेगी दोपहर तक। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से एक बार फिर पूरा देश गुस्से में है। चौथी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कब तक बेबस और मासूम महिलाएं, बच्चे इस तरह से शोषण का शिकार होते रहेंगे। उसके खिलाफ बैनर्स और पोस्टर्स लिए प्रदर्शनकारी। मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार आरोपी मनोज को आज ही दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एम्स के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग भारी संख्या में एम्स के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। मासूम बच्ची के लिए दुआएं की जा रही है। हम आपको बता दें कि आज सुबह ही मनोज को मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दे दी। मनोज को 23 अप्रैल तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ मनोज को कोर्ट में पेश किया गया तो दूसरी तरफ दिल्ली के एम्स के बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा होता जा रहा है। एम्स के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता ने एक प्रदर्शनकारी युवती से बात की जिसका साफ कहना था कि अगर पुलिस जल्द कार्रवाई करती तो बिटिया की हालत इतनी खराब नहीं होती। पहनावे पे नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि लड़कियों का हक नहीं है कि वो अपने पसंद के कपड़े पहन सके। ऐसा नहीं होता, ये चीज गलत है। गलतियां लड़कों की होती है, लड़कों की कोई गलती हर जगह होती है। गलती पुलिस भी एक्शन लेती है पर काफी टाइम बाद लेती है, तुरंत नहीं लेती है। अगर ये दामनी के केस में तुरंत लेती तो शायद ये बच जाता केस होने से। जहां एक और बिटिया एम्स में भर्ती है वहीं देश भर में दुआएं हो रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियां भी दुआ मांग रही है उस मासूम के लिए जो इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रही है एम्स में। पूरे देश में एक बार फिर से आक्रोश है, दुआओं का दौर साथ ही साथ जारी है। इन बच्चों को आप देख सकते हैं, इनकी मासूमियत आप देख सकते हैं। ऐसी ही एक मासूम बच्ची इस वक्त एम्स में है और जिंदगी और मौत के बीच वो झूल रही है। तमाम देशवासी इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से 5 साल की दामिनी बच जाए। हालांकि डॉक्टर्स 11 बजे बता रहे हैं कि मेडिकल बुलेटिन आएगा, उसके बाद इस वक्त क्या स्थिति है उसकी वो बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। और एम्स से हमारे संवाददाता सैयद नजीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से संवाददाता सैयद आफ्ताब हैं, चंडीगढ़ से संवाददाता जगदीप संधू हैं, पटना से सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा है, लखनऊ से सामाजिक कार्यकर्ता वीना, मुंबई से सामाजिक कार्यकर्ता भागीरथी और दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा है। ये सभी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जानना चाहेंगे नजीर से जो कि इस वक्त एम्स के बाहर है। नजीर, कैसी हालत है बच्ची की? देखिए अभी भी उसको पेडियाट्रिक वार्ड के आईसीयू में अभी रखा गया है। हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अभी जो डॉक्टर की टीम है पूरी तरह से इलाज में जुटी हुई है। इन्फेक्शन काफी है और अभी कुछ वक्त अभी लगेगा इस बात को तसल्ली करने में कि इन्फेक्शन कितना है। फिलहाल डॉक्टर की टीम निगरानी बनाए हुए है अभी। बिल्कुल, और 11 बजे बताया जा रहा है नजीर के मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, तब शायद तफसील से डिटेल में पता चल पाएगा कि फिलहाल आगे क्या डॉक्टर सोच रहे हैं उस बच्ची की स्थिति को देखते हुए। बिल्कुल, अभी तक डॉक्टर की तरफ से कोई भी बयान बाहर नहीं आया है, लेकिन 11 बजे ऐसा माना जा रहा है कि 11 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी होगा नन्ही दामनी के बारे में। उसके बाद ही सही स्थिति का पता लग सकेगा कि आखिर नन्ही दामनी की स्थिति कैसी है। लेकिन जब से यहाँ पर कल एम्स में एडमिट किया गया है तब से लगातार डॉक्टर निगरानी में रखे हुए हैं। अंदर जैसा कि पहले ऑपरेट करके जो कैंडल और बॉटल के टुकड़े थे उसको निकाला गया था और जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन काफी है, उसको दूर करने की पहले डॉक्टर कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और पटना में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा। एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं और इसी तरह से आरोपी एक के बाद एक पकड़े भी जाए लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है इस तरह की घटनाएं। किसे जिम्मेदार आप मानती हैं? जिम्मेदार शायद हम सब लोग हैं। हम हैं, आप हैं और पुलिस है, इस देश की सरकार है। वो सारे दरिंदे और हैवान हैं जो लगातार इस तरह की घटनाएं करने से बाज नहीं आते। क्या हमें उस बच्ची के दर्द से हम आहत नहीं है आज भी? मुझे तो लग रहा है कि मेरे साथ ही बलात्कार हुआ है। मुझे लग रहा है कि मेरे ही वजाइना में वो सारे कैंडल्स हैं
मेरे ही वजाइना में वो प्लास्टिक की बोतल है। हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम सब लोगों को इकट्ठा आना होगा, हम सब लोगों को जागना होगा। आज भी हम नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे? कितनी बच्चियों को मरते हुए देखेंगे, कितनी बच्चियों को बलात्कारित देखेंगे? क्या हम अभी भी शर्मसार नहीं होंगे? अगर आज भी देश शर्मसार नहीं है तो हमें लगता है कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहां पे बलात्कारी हैं, जहां पे बलात्कार पर सिर्फ बात की जाती है, जहां पे इकट्ठे आकर के लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं, जहां पे लोग अपने घरों में बैठ करके सिर्फ तमाशा देखते हैं। जब तक अपने ऊपर बात नहीं आती है तब तक लोग तमाशा देखते हैं। कब जागेंगे लोग? मैं आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग जागिए, रोड पर आइए, इस तरह की घटनाओं को न होने दीजिए। सब लोगों को इकट्ठा आना होगा, आवाज उठानी होगी, मानसिकता को बदलना होगा, बच्चियों की, औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। आज हम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? 5 साल की बच्ची, एक मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा जा रहा है। किस तरह का समाज, किस तरह की पुलिस? इतनी बर्बरता, इतनी हैवानियत होने के बावजूद भी पुलिस सही ढंग से पेश नहीं आ रही है। सरकारों में बैठे और विपक्ष में बैठे लोग आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। शर्म नहीं आती? एक 5 साल की बच्ची मौत से जूझ रही है, बलात्कार से जूझ रही है, हर तमाम तरह के अत्याचारों से जूझ रही है, और लोगों को आरोप और प्रत्यारोपों से अभी भी फुर्सत नहीं मिल रही। आज भी कैसे सुनिश्चित किया जाए महिलाओं की सुरक्षा को, बेटियों की सुरक्षा को, इस पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि कौन दोषी है। हम सब लोग दोषी हैं, हम हर एक व्यक्ति दोषी है। इसीलिए हम सब लोगों को इकट्ठा आना होगा, हम सब लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये चक्र, ये दुष्चक्र नहीं रुकेगा। ये लगातार बेटियों के साथ में जिस तरह की अपमान, जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, ये रोकने होंगे, और ये हम सब लोगों को इकट्ठे आना होगा इसके लिए। जब से मैंने ये सुना है, मैं सन्नाटे में हूं। मुझे खुद को लगता है कि मेरे साथ ही ये घटना हुई है। इतनी बर्बरता, इतनी हिंसा, कब मेरा देश जागेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज जागिए। वर्षा, एक महिला होने के नाते ये जो दर्द है, मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ मंच पे हैं, जो हमारे तमाम महिला जो भी यहाँ पर मेहमान हैं, वो सब इस दर्द को मुझे लगता है महसूस कर रही हैं। आंसुओं से आप जाहिर कर रही हैं। हम कई बार आंसुओं से हमारी मजबूरी होती है कि हम जाहिर नहीं कर पाते हैं इस चीज को, लेकिन मुझे लगता है कि इस दर्द को हर कोई महसूस करता है। कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है ऐसे में, लेकिन इतना हम चाहेंगे कि वाकई अब समय आ गया है और संसद में बैठी जो महिलाएं हैं, जिन्हें हमने चुनकर भेजा है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उन्हें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि उनके हाथ में शायद वो बहुत कुछ है जो कि हमारे आपके हाथ में ना हो। यहाँ पर भागीरथी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं यही कहूंगी, लास्ट टाइम पे भी दामनी के टाइम पे हम लोगों ने कैंडल लेके रास्ते पे निकले थे, बहुत कुछ किया, लेकिन आम जनता का मुझे बहुत सारे लोगों ने ये ताना मारा कि हर बार आप लोग चीखते हो, चिल्लाते हो, आवाज उठा के रास्ते में निकलते हो, लेकिन तुम्हारी कहा किसने सुना? तुम लोग तो बस निकल पड़ते हो, किसी का होता है अपना जुलूस लेके निकल जाते हो, लेकिन पीछे वो लोग मजे करते हैं। ये ताने सुनने को मिलता है हमें। ये बहुत दुख की बात है। जो आम लोगों की सोच अभी तक बदली नहीं है। जब तक गुनहगार को सजा नहीं मिलेगा ठीक से, तब तक हमें और भी ताना सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है और यहाँ पर वाकई जागरूक होने की तो जरूरत है ही, आगे आने की जरूरत है ही। लेकिन वर्षा, जिस तरह से आप कह रही थी, इस तकलीफ को मुझे लगता है कि ना सिर्फ महिलाएं बल्कि वो तमाम नेता जो कि बड़े बड़े मंच पर आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 21वीं सदी में महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, उन्हें ज्यादा समझने की जरूरत है। वर्षा,
बिल्कुल सही कह रही है, हम सब लोगों को समझनी बात है। आंसू तो है, लेकिन दिल में एक बहुत बड़ा दर्द है, इसलिए आंसू है। उस बच्ची के दर्द से आहत हूं, इसलिए आंसू है। लेकिन मन में एक बड़ा आक्षोभ, एक बड़ा गुस्सा भी उमड़ रहा है कि कब ये बदलेगा। लगातार घटनाएं घट रही हैं देश में। अलग अलग जगह पर बैठे नेता सिर्फ भाषण कर रहे हैं, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन सही मायने में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या हम लोग प्रतिबद्ध हैं, ये सवाल है। और मुझे लगता है कि आज भी जिस तरह की पिछली घटना घटी, उसमें जिस तरह से विरोधी पक्ष में बैठे और सत्ता में बैठे लोग आपस में आरोप लगा रहे थे, प्रत्यारोप लगा रहे थे, वो सिर्फ अपनी सत्ता को, अपनी पावर को भुना रहे थे। वो इस दर्द से ना तो वाकिफ थे जिस दर्द से वो लड़की गुजरी। आज भी ये लोग बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, सिर्फ अपनी संवेदनाएं कोरी तरीके से प्रकट कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से ये रुकेगा चक्र? एक लड़की के साथ सिर्फ बलात्कार नहीं, बहुत भयानक हैवानियत हुई है, बहुत बड़ी क्रूरता, बड़ा अत्याचार हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस ने एक बर्बरता दिखाई है, तीसरी तरफ अलग अलग पार्टियों में बैठे नेता लोग अपनी असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं। जागने की जरूरत हम सबको है। अगर नहीं जागेगी सरकार तो हम सब महिलाएं और जो जागरूक लोग हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं और सड़कों पर उतर करके अब इस तरह की सत्ता को नहीं सहेंगे जो असंवेदनशील है। अब ऐसी इस तरह की पुलिस को नहीं सहेंगे जो असंवेदनशील है। अब हम अपने आप को बदलेंगे। हम अपने से शुरू करके हम सारी चीजें बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। हम प्रतिबद्ध है। क्या इस बात को समझने की जरूरत है, यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है कि एक बलात्कार जैसी घटना जो है किसी बच्ची की, किसी महिला की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसकी जिंदगी उसको जीते जी मार देता है, और उसके लिए भी इंसाफ मांगने के लिए भी लोगों को सड़कों तक आना पड़ रहा है। शर्म की बात है सरकार के लिए, शर्म की बात है उन लोगों के लिए जिनके हाथ में सत्ता है, जो चाहे तो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। हमारी चर्चा जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद भी। तो 5 साल के दामिनी का गुनहगार गिरफ्तार हो चुका है। सीजेएम कोर्ट में आज उसे पेश भी किया गया मुजफ्फरपुर में, और अब दिल्ली पुलिस उसे दिल्ली लाएगी। पटना पहले लेकर आएगी और फिर दिल्ली उसे लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे संवाददाता सैयद आफ्ताब बने हुए हैं। आफ्ताब, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि मनोज को कब तक दिल्ली लेकर आया जाएगा? और देखिए, मैं बता दूं आपको श्रोता कि मनोज को दोपहर में किसी भी वक्त लाया जा सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर इस वक्त किस तरह की गतिविधि है मैं दिखा दूं आपको कि कहीं ना कहीं 5 साल की बिटिया के साथ जो हुआ क्रूरता व्यवहार, उसके बाद लोगों की बड़ी तादाद में यहाँ आने की आशंका दिल्ली पुलिस व्यक्त कर रही है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। काफी बड़ी तादाद में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम एनजीओस हैं, तमाम लोग हैं जो अपना रोष प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ घेराबंदी की गई है। और कोशिश ये है कि जगह जगह पर जो है बैरिकेड्स लगा के इनको बाहर ही रोका जाए, लेकिन पुलिस इस तरह की आशंका व्यक्त कर रही है कि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है और ऐसे में ये लोग जो है यहाँ आ सकते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर पर आकर प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है पुलिस हेडक्वार्टर को ही, ये साफ हम देख सकते हैं वहां पर। वर्षा हमारे साथ बनी हुई है पटना से, सामाजिक कार्यकर्ता। वर्षा, एक बात ये भी उठ रही थी लोगों की तरफ से, हम आप जैसी ही महिलाएं एक बात ये भी उठा रही थी कि इस तरह के जो आरोपी होते हैं उन्हें उनकी आइडेंटिटी को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों के सामने और लाना चाहिए उनको, और बताना चाहिए कि यही वो गुनहगार हैं, यही वो दोषी हैं।
भागीरथी हमारे साथ मुंबई से बनी हुई है। भागीरथी, आपने मेरा सवाल ये सुना होगा, आपसे ये सवाल कि ऐसे जो आरोपी होते हैं इन मामलों में, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए और उन्हें लोगों के सामने बाकायदा उन्हें दिखाना चाहिए कि यही वो अपराधी, यही वो गुनहगार हैं। जी बिल्कुल, इसके पहले भी मैंने कहा था कि ऐसे अपराधियों को बिल्कुल दिखाना चाहिए लोगों के सामने। उसने इतने बेशर्म काम किया है तो उसको उस टाइम पर शर्म नहीं आया, जो उसको अभी शर्म आ रहा है कि उसका चेहरा ढक के लोगों के सामने लाया जाए। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को मतलब एकदम लोगों पब्लिक के सामने पेश किया जाना चाहिए और पब्लिकली उनको मार मार के इस तरह से ठीक किया जाना चाहिए इनको। तो बिल्कुल, और लखनऊ से सामाजिक कार्यकर्ता वीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वीना, आप क्या सोचती है इस बारे में, इनके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए? देखिए, इसकी आइडेंटिटी जो है, अगर इनके जो न्याय है उसके बीच में कहीं पे रोड़ा नहीं अटकाती है तो इसको लोगों के सामने लाना चाहिए। लेकिन मैं उससे भी बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ कि हम जो हैं उसको एक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके इतर हम अपने हाथ में उस कानून को ले लें और दरिंदगी के उस तक पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ये जो बलात्कार के केस है, इसमें सबूत जुटाना, इसमें इसको जो है एक उस तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे सबूत आते हैं, कैसे आते हैं। चाहे ये लखनऊ का आशियाना रेप केस में अगर हमने ऐसा कहा होता, तो जब ये केस हुआ था उस समय एक फर्जी आदमी को, एक लड़के को जो है फंसाकर उसको अंदर डाल दिया था। अगर हम लोग बाहर ना आए होते, हम लोगों ने लड़ाई न लड़ी होती, तो आज वो तो अगर फांसी की सजा की बात जो चल रही है तो वो तो हम लटक चुका होता आज तक, और फिर आज हम जो है पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, वो एक बिल्कुल ही निर्दोष बेचारा एक लड़का। कानूनी पेचीदगी होती है और कई परेशानियां भी होती है, तो वो अगर आड़े नहीं आता है तो इस तरह की चीजें हो सकती है। और इस खबर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक 5 साल की बच्ची मौत से जूझ रही है, बलात्कार से जूझ रही है और लोगों को आरोप और प्रत्यारोपों से अभी भी फुर्सत नहीं मिल रही। हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम सब लोगों को इकट्ठा आना होगा, हम सब लोगों को जागना होगा। आज भी हम नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे? कितनी बच्चियों को मरते हुए देखेंगे, कितनी बच्चियों को बलात्कारित देखेंगे? क्या हम अभी भी शर्मसार नहीं होंगे? अगर आज भी देश शर्मसार नहीं है तो हमें लगता है कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहां पे बलात्कारी हैं, जहां पे बलात्कार पर सिर्फ बात की जाती है, जहां पे इकट्ठे आकर के लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं, जहां पे लोग अपने घरों में बैठ करके सिर्फ तमाशा देखते हैं। जब तक अपने ऊपर बात नहीं आती है तब तक लोग तमाशा देखते हैं। कब जागेंगे लोग? मैं आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग जागिए, रोड पर आइए, इस तरह की घटनाओं को न होने दीजिए। सब लोगों को इकट्ठा आना होगा, आवाज उठानी होगी, मानसिकता को बदलना होगा, बच्चियों की, औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। आज हम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? 5 साल की बच्ची
एक मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा जा रहा है। किस तरह का समाज, किस तरह की पुलिस, इतनी बर्बरता, इतनी हैवानियत होने के बावजूद भी पुलिस सही ढंग से पेश नहीं आ रही है। सरकारों में बैठे और विपक्ष में बैठे लोग आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। शर्म नहीं आती? एक 5 साल की बच्ची मौत से जूझ रही है, बलात्कार से जूझ रही है, हर तमाम तरह के अत्याचारों से जूझ रही है, और लोगों को आरोप और प्रत्यारोपों से अभी भी फुर्सत नहीं मिल रही। आज भी कैसे सुनिश्चित किया जाए महिलाओं की सुरक्षा को, बेटियों की सुरक्षा को, इस पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि कौन दोषी है। हम सब लोग दोषी हैं, हम हर एक व्यक्ति दोषी है। इसीलिए हम सब लोगों को इकट्ठा आना होगा, हम सब लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये चक्र, ये दुष्चक्र नहीं रुकेगा। ये लगातार बेटियों के साथ में जिस तरह की अपमान, जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, ये रोकने होंगे, और ये हम सब लोगों को इकट्ठे आना होगा इसके लिए। जब से मैंने ये सुना है, मैं सन्नाटे में हूं। मुझे खुद को लगता है कि मेरे साथ ही ये घटना हुई है। इतनी बर्बरता, इतनी हिंसा, कब मेरा देश जागेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज जागिए। वाकई कब जागेंगे हम? आखिर कब इंसाफ मिलेगा? आखिर कब तक महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी? मकसद सिर्फ आवाज उठाना नहीं है, मकसद हंगामा करना नहीं है, मकसद है सूरत बदलने का। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें किस तरह से एम्स के साथ साथ अब महिलाएं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के आगे भी एकजुट होना शुरू हो गई हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ जहां गिरफ्त में आया आरोपी कुछ देर पहले ही सुबह इसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस आरोपी मनोज को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महिलाएं अब एकजुट हो गई हैं। एक तरफ जहां युवतियां एम्स के बाहर मौजूद थी, न सिर्फ इस बच्ची की सेहत के लिए दुआएं मांगी जा रही थी, बल्कि इंसाफ के लिए आवाज उठाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब महिलाएं एकजुट हो चुकी हैं दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर। हालांकि पुलिस के चाक चौबंद बंदोबस्त जरूर हैं, लेकिन महिलाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक सबसे बड़ा सवाल, यहां एकजुट सिर्फ आवाज उठाने के लिए नहीं हुए, इंसाफ के लिए नहीं हुए, बल्कि सूरत बदलने के लिए हुए। 16 दिसंबर दामिनी मर्डर केस के बाद भले ही कड़े कानून बनाए गए, बावजूद उन कानून के कोई रोकथाम नहीं आई। ऐसे मामलों में, बलात्कार के मामलों में किसी तरह की रोकथाम नहीं देखी गई। एम्स के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता ने एक प्रदर्शनकारी युवती से बात की, जिसका साफ कहना था कि अगर पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती तो बिटिया की हालत इतनी खराब नहीं होती। पहनावे पे नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि लड़कियों का हक नहीं है कि वो अपने पसंद के कपड़े पहन सके। ऐसा नहीं होता, ये चीज गलत है। गलतियां लड़कों की होती है, लड़कों की कोई गलती नहीं, हर जगह होती है गलती। पुलिस भी एक्शन लेती है, पर काफी टाइम बाद लेती है, तुरंत नहीं लेती है। अगर ये दामिनी के केस में तुरंत लेती तो शायद ये बच जाता केस होने से। और स्टूडियो में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जयंती दत्ता इस वक्त हैं। मुंबई से सामाजिक कार्यकर्ता भागीरथी, मुंबई से ही शिवसेना वुमेन सेल की अध्यक्ष मनीषा कायंदे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर से संवाददाता मनीष प्रसाद, एम्स से संवाददाता सैयद नजीर और लखनऊ से संवाददाता मोहसिन हैदर इस वक्त हमारे साथ हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द वापस लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।